सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के संदर्भ में और लास्ट क्लास तक हम धारा 270 तक कंप्लीट कर चुके थे और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं धारा 271 से लेकर 280 तक। तो चलिए बिना समय खराब किए सीधे मुद्दे पे चलते हैं। और पहली जो धारा है आज की वो है 271, नगर पालिका सीमाओं के बाहर वेधशालाएं। तो देखो, सीधा सा मतलब है, धारा मैंने पहले भी कहा था आपको कि अब जो धाराएं हैं उनका वैसे कोई खास इंपोर्टेंस नहीं है। धारा को भी उसका हेडिंग हेडिंग भी आप यदि ठीक से समझ लोगे तो उस पूरी धारा की डिटेल आपको ज्यादा विस्तारित रूप से याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नगर पालिका सीमाओं के बाहर वेधशालाएं, तो राज्य सरकार की अनुमति से नगर पालिका द्वारा अपनी सीमाओं से बाहर वेधशालाएं स्थापित की जा सकेंगी। ऐसे स्थानों को नगर पालिका में स्थित माना जाएगा। यानी कि नगर पालिका में मान लो कोई वेधशाला या बूचड़खाने, वेधशाला कह दो चाहे बूचड़खाने कह दो, उनके लिए मान लो नगर पालिका में स्पेस नहीं है, तो नगर पालिका की बाहर भी किसी क्षेत्र में, लेकिन उसके लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी नगर पालिका को? राज्य सरकार की। तो वो बूचड़खाने या वेधशाला स्थापित की जा सकेंगे, लेकिन इस क्षेत्र को किस में स्थित माना जाएगा? नगर पालिका में स्थित माना जाएगा। ये बात कौन सी धारा कहती है? 271। तो सीधा सा मतलब है कि नगर पालिका की सीमाओं से बाहर भी बूचड़खानों की स्थापना हो सकती है और उन स्थानों को कहां माना जाएगा? नगर पालिका में स्थित माना जाएगा। धारा 272 क्या कहती है? नई वेधशालाओं का खोला जाना। तो नई वेधशालाएं या नए बूचड़खाने खोले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो नगर पालिका नए बूचड़खाने या वेधशाला स्थापित करने की अनुमति देते समय आम जनता की राय को ध्यान में रखेगी तथा आपत्तियों पर विचार करेगी। यानी कि पहली बात तो ये हो गई यहां पर कि नगर पालिका की अनुमति के बगैर कोई भी बूचड़खाना या वेधशाला नहीं खोली जाएगी। तो पहली जो कंडीशन है यहां पर वो ये है कि कोई भी बूचड़खाना या फिर कोई भी वेधशाला नगर पालिका की अनुमति के द्वारा ही खोली जा सकती है, स्थापित की जा सकती है। ठीक है। दूसरा, नगर पालिका इनको क्या करते समय, अनुमति देते समय, नगर पालिका इनको अनुमति देते समय तो नगर पालिका नए बूचड़खाने वेधशाला स्थापित करने की अनुमति देते समय आम जनता की राय को ध्यान में रखेगी तथा आपत्तियों पर विचार करेगी। यानी कि ये ध्यान रखेगी, जैसे बूचड़खाने वेधशाला की वजह से आसपास कोई बदबू वगैरह फैलने की गुंजाइश हो, पड़ोसियों को दिक्कत हो, वहां पर जानवरों को काटा जा रहा है, तो आपको पता है कि न्यूसेंस की स्थिति में आएगा, पड़ोसियों के लिए बाधाकारी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका, पड़ोसियों को आपत्ति है या और कोई समस्या है, तो उन जो जनता की राय है उन सबको ध्यान में रहते हुए ऐसे बूचड़खानों की स्थापना की अनुमति देगी। फिर है 273, वे शक्तियां जिनका प्रयोग खतरनाक रोगों को रोकने हेतु किया जाएगा। इसके जब आप इस धारा को पढ़ो तो जहन में कोविड को रखना, कोरोना कोरोना इसको बहुत अच्छे से समझा पाएगा आपको इस धारा को। तो क्योंकि कोरोना भी कैसा था? खतरनाक रोग था। तो वे शक्तियां जिनका प्रयोग खतरनाक रोगों को रोकने हेतु किया जाएगा, यानी कि खतरनाक रोग जैसे कोविड वगैरह, जो ज्यादातर इसमें जो संक्रमण वाली बीमारियां हैं वो मुख्यतः इसमें आती हैं। तो खतरनाक रोग से पीड़ित व्यक्ति की सूचना नगर पालिका को दी जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि किसी व्यक्ति को, जैसे कोविड में किसी को कोविड था, तो इसके लिए उसकी सूचना सरकार को देना क्या था? उस समय जरूरी था।
तो उसी प्रकार से और भी कोई ऐसी बीमारी है, कोई खतरनाक रोग है, तो जो खतरनाक रोगी है तो उसके जो घर वाले हैं या फिर डॉक्टर्स को मालूम पड़ा है, तो डॉक्टर्स यानी कि जिसको या फिर मान लो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी संस्था में काम कर रहा है, जैसे अपने कोचिंग में कोई काम कर रहा है, किसी को खतरनाक रोग हो गया, तो ये अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सूचना हम किसको दें, नगर पालिका को दें। फिर है नगर पालिका द्वारा रोग के प्रसार को रोकने तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो नगर पालिका क्या करेगी कि इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए क्या करेगी, आवश्यक कदम उठाएगी। और उठाती ही आपको पता है, कुएं, तालाब, अन्य किसी जल स्रोत से रोग का प्रसार या खतरा हो तो उसके जल स्रोत के प्रयोग पर रोक लगाई जाएगी। यानी किसी कुएं, तालाब आदि में कोई संक्रमण, जैसे कोई मान लो मच्छरों की बहुत ज्यादा उत्पत्ति हो गई हो वहां पर, तो और वहां पर कोई मतलब बैक्टीरिया वगैरह फैल गया हो या और कुछ वायरस फैल गया हो, तो ऐसे जल स्रोत के उपयोग पर नगर पालिका रोक भी लगाई जा सकती है नगर पालिका के द्वारा। आगे है, रोग से पीड़ित व्यक्ति को क्वारंटीन किया जा सकता है। अब क्वारंटीन तो आपको बहुत अच्छे से जानते हो कि जो व्यक्ति जैसे कोविड वाले थे तो कोरोना वालों को पकड़कर दूसरी जगह रख दिया जाता था, यानी कि उनको पाबंद कर दिया जाता था, एक निश्चित क्षेत्र में 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए क्या कर दिया जाता था, क्वारंटीन कर दिया जाता था, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में ही उनको रखा जाता था, बाकी लोगों से अलग कर दिया जाता था। सीधा सा मतलब ये है इसका। तो रोग से पीड़ित व्यक्ति को क्वारंटीन किया जा सकता है। भवन स्वामियों को स्वयं के खर्चे पर साफ सफाई का निर्देश दे सकेगी, यानी नगर पालिका रोग का प्रसार कम हो, क्योंकि गंदगी जितनी होगी आपको पता है, मक्खी मच्छर वगैरह उतने उत्पन्न होते हैं। तो भवन स्वामियों को रोग के प्रसार को रोकने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए, जैसे कोविड में सैनिटाइजर वगैरह, सैनिटाइज करो हर चीज को, तो उस प्रकार से साफ सफाई का निर्देश दे सकेगी। गरीबी या अन्य कारण से नगर पालिका स्वयं के खर्च पर भी साफ सफाई या किसी स्थान को रोगाणु रहित कर सकती है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास संसाधन नहीं है ऐसे, तो नगर पालिका खुद भी किसी जगह को क्या कर सकती है, साफ कर सकती है, खुद भी किसी जगह को रोगाणु रहित कर सकती है। उसके बाद में है कि संक्रमण की संभावना को देखते हुए होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला इत्यादि को बंद करने का आदेश दिया सकता। और आपको पता है कोविड में ऐसा कार्य किया गया था, जैसे होटल्स थे, रेस्टोरेंट थे, इसके अलावा और भी कोई ऐसे सार्वजनिक स्थल या फिर ऐसे कोई जहां पर भीड़ वगैरह इकट्ठी होती हो, सिनेमा वगैरह, तो इनको क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, ताकि लोग एक दूसरे के संक्रमण में क्या आए, कम से कम आए। तो ऐसा कार्य भी नगर पालिका कर सकेगी। मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से किसी गंदी झोंपड़ी या शेड होते हैं, जो टिन शेड वगैरह बने होते हैं, वो जहां खतरनाक रोगी रह रहे हो नष्ट किया जा सकता है। तो यानी कि ऐसी गंदी झोंपड़ी या ऐसे शेड जहां पर खतरनाक रोग से ग्रसित व्यक्ति रह रहा है और उससे संभावना है कि वो पूरा क्षेत्र संक्रमित हो चुका है, वो जो गंदी झोंपड़ी है या जो गंदा टिन शेड वगैरह है, तो ऐसी जगह को यदि नष्ट करना है तो पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट की अनुमति के पश्चात में उसको क्या किया जा सकेगा, नष्ट किया जा सकेगा। खतरनाक रोग के संपर्क में आने वाली वस्तुओं को नष्ट किया जा सकेगा। जैसे कोविड के दौरान कोई भी जैसे कोविड के संपर्क में जैसे पीपीई किट पहनते थे, मास्क पहनते थे, तो उसको क्या करते थे, नष्ट करने का भी क्या किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा। खतरनाक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को ले जाने हेतु निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की जाएगी। तो नगर पालिका ऐसा कोई व्यक्ति जो खतरनाक रोग से पीड़ित है तो उसको ले जाने के लिए निःशुल्क रूप से फ्री में क्या उपलब्ध करवाएगी, वाहन उपलब्ध कराएगी। उपरोक्त कार्य के कारण किसी व्यक्ति को सती होती है तो सती पूर्ति नहीं दी जाएगी। यानी कि नगर पालिका इस किसी रोग को रोकने के लिए कोई काम कर रही है, जैसे मान लो कोई तालाब वगैरह है या और कोई किसी मान लो किसी गंदी झोंपड़ी है, गंदी झोंपड़ी को क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, तो अब उस व्यक्ति को सती हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नगर पालिका उसके बदले उसको क्या देगी, सती पूर्ति देगी। उपरोक्त कार्यों में बाधा डालने पर, यानी कि नगर पालिका किसी रोग के प्रसार को रोकने के लिए, कोई रोग का प्रसार है, फैलाव है, उसको रोकने के लिए कार्य कर रही है, और उसमें यदि कोई व्यक्ति बाधा डाल रहा है तो उस पर जुर्माना लगेगा, कितना, 2000 से 5000 का। राज्य सरकार नगर पालिका को अन्य कोई शक्ति या कार्य दे सकेगी एवं वापस ले सकेगी। तो राज्य सरकार किसी रोग के प्रसार को रोकने के लिए नगर पालिका को और भी पावर्स दे सकती है या फिर नगर पालिका की किसी पावर्स को छीन भी सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगा, राज्य सरकार पर। यानी कि राज्य सरकार को लगे कि किसी संक्रामक या घातक रोग को रोकने के लिए नगर पालिका को इस प्रकार की शक्तियां दी जानी चाहिए जिनका वो प्रयोग कर सके, तो वो दे भी सकती है और वापस भी ले सकती है। चलो आगे देखते हैं। धारा 274, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियां जो सरकार द्वारा प्रदत्त की जा सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियां जो सरकार द्वारा प्रदत्त की जा सकेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, राज्य सरकार और भी शक्तियां नगरपालिका को दे सकती है यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि निम्न दोषों में से किसी
एक के कारण रोग का खतरा पैदा होता है अथवा संभावना है। और वो दोष कौन से हैं देखो, जैसे कोई भीड़ युक्त भवन हो। अब भीड़ युक्त भवन जैसे एक ही जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हो तो कन्फर्म है कि वहां रोग के प्रसार की संभावना क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सफाई की अव्यवस्था हो, गंदगी हो, मक्खी मच्छर बहुत उत्पन्न हो रहे हो तो भी रोग के प्रसार की संभावना ज्यादा रहेगी। मार्गों एवं भवनों में कुप्रबंधन या खराब हालत हो, यानी कि मार्ग और भवन वही बात है, गंदगी वगैरह बहुत ज्यादा है, ठीक से व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है, प्रबंधन ठीक नहीं है। सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था न हो, यानी गटर वटर वाला जो सिस्टम है वो ठीक से नहीं हो तो इसका मतलब कन्फर्म है गंदगी फैलेगी, और गंदगी फैलेगी तो रोग उत्पन्न होंगे। जल निकास यानी कि नालियों वालियों में जल निकास नहीं हो रहा है, बाहर कहीं फैल रहा है तो मक्खी मच्छर वगैरह कीट पतंग उत्पन्न होंगे। तंग गलियां हो, बहुत छोटी गलियां हो, हवा वगैरह वहां से पास नहीं होती हो, भीड़ भाड़ ज्यादा रहती हो, तो ऐसे तो उपरोक्त क्षेत्र के संबंध में नगर पालिका को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर निम्न शक्तियां दी जा सकेंगी। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए नगर पालिका क्या कर सकेगी, इसके लिए राज्य सरकार उसको क्या देगी, शक्तियां देगी। तो वो देखो कैसे, नोटिस द्वारा भवन स्वामी को भवन हटाने या अन्य कार्य करने का निर्देश। तो नगर पालिका क्या करेगी कि नोटिस देकर जो भवन का स्वामी है उसको भवन हटाने या अन्य कार्य करने का क्या देगी, निर्देश देगी। यानी कोई, जैसे अभी बात की हमने, कोई गंदा भवन है या फिर जहां पर कोई ऐसी अव्यवस्था है, खराब हालत है, तो उस भवन को हटाने के लिए नगर पालिका उसको, जो स्वामी है भवन का, उसे क्या देगी, नोटिस देगी। यदि वो नोटिस के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो नगर पालिका स्वयं भी उसको क्या कर सकेगी, गिरा सकेगी, उस भवन को गिरा सकते हैं नगर पालिका। यदि वो भवन नियमों के अंतर्गत बनाया गया था तो स्वामी को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। जैसे मान लो कोई भवन था किसी व्यक्ति का और वो नियमों के अधीन बनाया गया था लेकिन वहां अव्यवस्था फैली हुई है और वो कहीं ना कहीं रोग प्रसार का कारण बन रहा है, तो नगर पालिका उसको नोटिस देगी गिराने के लिए उस मालिक को कि इस भवन की वजह से ऐसे हालात हो रहे हैं, कोई रोग वोग फैल रहा है तो उसको क्या कीजिए, गिराइए। यदि वो नहीं गिराता है तो नगर पालिका खुद गिराएगी। और यदि वो नियमों के अधीन बना हुआ हो, यदि इलीगल बना हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लीगल बना हुआ है, नियमों के अधीन बना हुआ है तो नगर पालिका द्वारा स्वामी को क्या दी जाएगी, क्षतिपूर्ति दी जाएगी। अगली है धारा 275, शव गाड़ना और कब्रिस्तान। तो नगर पालिका निम्न कार्यों हेतु उत्तरदायी होगी। पहला है कब्रिस्तान व शमशानों का निर्माण एवं रखरखाव करेगी, और दूसरा है मृतकों को निपटान हेतु स्थानों का अर्जन। कहने का मतलब यह है कि नगर पालिका कब्रिस्तान और शमशानों का निर्माण और रखरखाव करेगी, यानी कि नगर पालिका क्षेत्र में शव आदि को जलाने गाड़ने के लिए जो कब्रिस्तान है, जो शमशान है, उनका निर्माण करेगी, और मृतकों के निपटान हेतु स्थानों का अर्जन। जैसे मृतकों के निपटान का मतलब जैसे जैसे कई बार डेड बॉडी वगैरह होती है तो जो जैसे जो मोर्चरी वगैरह होती है तो वहां पर रखी जाती है डेड बॉडी को जलाने से पहले, क्योंकि हो सकता है कोई रिश्तेदार वगैरह आके दावा करे उस डेड बॉडी का कि साहब ये हमारा रिश्तेदार था या ऐसे था, तो मृतकों के निपटान हेतु उचित स्थानों का क्या करेगी, अर्जन करेगी। आगे देखते हैं धारा 276, कब्रिस्तानों एवं शमशानों के संबंध में सख्ती। तो नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी कर नगर पालिका सीमा में अथवा 1 किलोमीटर के भीतर किसी शमशान या कब्रिस्तान को जिसे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा खतरनाक घोषित किया गया है बंद करने का आदेश दे सकेगी, और इस प्रयोजन हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करेगी। मतलब क्या है उसको समझिए। कहने का मतलब क्या है कि जो नगर पालिका है, ऐसा कोई शमशान या ऐसा कोई कब्रिस्तान जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो, यानी कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहीं पे कोई शमशान है या कब्रिस्तान है और उसकी वजह से हो सकता है कि आसपास के जो लोग रह रहे हैं तो उन शवों को गाड़ने या जलाने की वजह से वहां लोगों में कोई संक्रामक बीमारी फैल सकती है और कुछ हो सकता है, तो इसके लिए बाकायदा जो स्वास्थ्य अधिकारी है वो निरीक्षण करके वो सलाह देंगे कि साहब यहाँ पर तो ये तो खतरनाक है, इस क्षेत्र की वजह से, इस शमशान या कब्रिस्तान की वजह से आसपास कोई रोग फैल सकता है, कोई बीमारी फैल सकती है। तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उस स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए क्या करेगी कि उसको क्या कर सकेगी, बंद कर सकेगी, उस कब्रिस्तान या शमशान को क्या कर सकेगी, बंद कर सकेगी। लेकिन बंद करेगी तो कब्रिस्तान या शमशान के लिए उन्हें उचित स्थान भी उपलब्ध कराएगी। आगे देखिए, इस प्रयोजन हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करेगी। तो यदि कोई कब्रिस्तान या शमशान आसपास के लोगों के लिए घातक बना हुआ है तो नगर पालिका के द्वारा उसको क्या करवाया जाएगा, बंद करवाया जाएगा, और उसको सीधे शब्दों में कहूं तो और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। आगे देखते हैं, नगर पालिका की अनुमति के बगैर बंद स्थान पर शव को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। अब देखो, नगर पालिका ने किसी कब्रिस्तान या शमशान को बंद कर दिया, फिर भी वहां पर कोई व्यक्ति डेड बॉडी या तो गाड़ रहा है या जला रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा 1000 से
2,000 रुपए का। हालांकि वो व्यक्ति नगर पालिका के विरुद्ध 30 दिन की अवधि में कलेक्टर के पास भी अपील कर सकता है, कलेक्टर के पास भी जा सकता है कि साहब मेरे पर गलत जुर्माना लगाया है, और कलेक्टर का जो निर्णय होगा वो क्या होगा, इस संदर्भ में अंतिम होगा। यानी कि वो व्यक्ति 30 दिन के अंदर अंदर किसके पास जा सकता है, कलेक्टर के पास जा सकता है, अपील कर सकता है, और कलेक्टर का जो निर्णय होगा वो क्या होगा, इसमें अंतिम होगा। चलो आगे देखते हैं, शवों को ले जाने का विनियमन। तो देखो, शव को ले जाने हेतु नगरपालिका द्वारा मार्ग का निर्धारण किया जा सकता है, और अवमानना करने पर यहां जुर्माना कितना है, 1,000 से 2,000। कहने का मतलब यह है कि देखो, शव वगैरह किस क्षेत्र से जाते हैं तो वहां एक न्यूसेंस की स्थिति बनती है, एक बाधा की स्थिति बनती है। तो नगरपालिका किसी शव को ले जाने के लिए, कब्रिस्तान या शमशान तक ले जाने के लिए एक मार्ग निश्चित कर सकती है कि आप इसी मार्ग से होते हुए उस शव को ले जा सकते हो। अब नगरपालिका ने बाकायदा ऐसा निर्देश जारी कर रखा है, फिर भी लोग किसी दूसरे मार्ग से शव को लेके जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर 1,000 से 2,000 रुपए तक का क्या लग सकेगा, जुर्माना लग सकेगा। आगे देखते हैं धारा 278, शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस। तो जैसे शमशान घाट होते हैं तो वहां पर आपको पता है लकड़ी वकड़ी बेचने वाले होते हैं, तो ध्यान रखना वो नगर पालिका की तरह लाइसेंस शुदा दुकान होती है, ध्यान रखना। तो नगर पालिका क्या करेगी, शमशान भूमियों पर ईंधन दुकानों को लाइसेंस जो शुल्क के भुगतान पर, यानी कि लाइसेंस देगी तो फ्री में तो देगी नहीं, उनसे क्या लेगी, शुल्क लेगी। और शमशान भूमियों पर लकड़ी जो ईंधन का मतलब जो शव को जलाया जाएगा उसके लिए काम में जो भी चीजें ली जाएंगी काम में, तो ईंधन दुकानों को लाइसेंस दिया जा सकेगा। ईंधन का मतलब यहाँ ज्यादातर लकड़ी से ही है। 300 मीटर के भीतर अन्य व्यक्ति ईंधन आदि का विक्रय नहीं करेगा, यानी कि उस शमशान के 300 मीटर के एरिया में सिर्फ वो ही लकड़ी या ईंधन की दुकान रहेगी जो नगरपालिका से लाइसेंस प्राप्त कर रखा है जिसने। उसके अलावा 300 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति ईंधन आदि का वहां पर विक्रय यानी कि ईंधन आदि लकड़ी वकड़ी नहीं बेच सकता शवों को जलाने के लिए। आगे देखो, ईंधन नगरपालिका द्वारा निर्धारित दर के अनुसार विक्रय किया जाएगा, यानी कि जो ईंधन होगा, जो लकड़ी वगैरह है शव को जलाने के लिए, वो जो दुकानदार है, जो लाइसेंस शुदा दुकानदार है, वो अपनी मर्जी से नहीं बेच पाएगा। वो ध्यान रखिएगा कि जो नगरपालिका के द्वारा दर तय गई है उसी दर के अनुसार उनको क्या कर सकता है, विक्रय कर सकता है, बेच सकता है। फिर भी यदि व्यक्ति कोई अवमानना करता है तो वो क्या करेगा, 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगेगा और लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। यानी कि वहां पर जो नगरपालिका ने दर निश्चित की है उस दर से वो व्यक्ति क्या नहीं देता है, भुगतान नहीं करता है, तो उसके ऊपर क्या लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। कितना लगेगा, 1,000 से 2,000 का, और उस व्यक्ति के लाइसेंस को भी नगरपालिका क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। नेक्स्ट है धारा 279, शवों को दफन करने या जलाने की जो शक्ति है उसके बारे में क्या प्रावधान है। तो नगरपालिका मृत्यु के बाद 24 घंटे में शव को जलाने या दफनाने की व्यवस्था करेगी। कहने का मतलब यह है कि आपको पता है कि नगरपालिका में बहुत से शव ऐसे होते हैं जो लावारिस होते हैं, और लावारिस जो शव हैं जिन पर कोई दावा नहीं कर रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि उसका रिश्तेदार है या उसका कोई जान पहचान का है, तो ऐसे शवों को, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई संतान नहीं है और कोई भी व्यक्ति उसको जलाने वगैरह के लिए तैयार नहीं है, तो नगर पालिका का दायित्व होगा कि मृत्यु के 24 घंटे के अंदर अंदर उस शव को जलाने या फिर दफनाने, जो भी उनके धर्म के अनुसार जो रीति निभाई जाती है तो व्यवस्था की जाएगी। और एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि नगर पालिका है वो धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करेगी। ऐसा नहीं है कि उस शव को सीधा का ऐसे कैसे जाके उठा के जला दिया या उसको दफना दिया, तो नगर पालिका ससम्मान उस शव का क्या करेगी, निपटान करेगी, जलाएगी या दफनाएगी। यानी कि जो धार्मिक क्रिया है, यानी कि जो भी उनके धर्म से संबंधित रीति है जलाने या उसको दफनाने की, उस रीति का पूरा प्रयोग किया जाएगा। अब मान लो उस व्यक्ति के शव को दफनाने में या जलाने में नगरपालिका को खर्चा भी लगेगा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ व्यय तो करना पड़ेगा। उस व्यय का जो उस व्यय की वसूली है वो कहां से होगी, तो नगरपालिका द्वारा किए गए व्यय मृतक व्यक्ति की संपत्ति से वसूलनीय होंगे। यानी कि जो मृतक व्यक्ति है उसकी संपत्ति से ही क्या किए जाएंगे, इनको वसूले जाएंगे। आगे देखते हैं आज की जो अंतिम धारा है, धारा 280, नगर पालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को हटाया जाना। यानी कि नगर पालिका के क्षेत्र में जो मृत पशु हैं, आपको पता है अक्सर गाय, भैंस वगैरह, बकरी वगैरह या और भी कोई जानवर हो सकते हैं, नगर पालिका के क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो निर्धारित स्थानों पर ही मृत पशुओं का निपटान किया जाएगा। पहली बात तो यह कि जो मृत पशु है उसको ऐसा नहीं कि आप किसी व्यक्ति का मृत पशु है उसने उसको उठाया कहीं भी रोड
के बीच में फेंक दिया और लोग वहां परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो रही है, इसके अलावा लोग आसपास के रहने वाले लोगों को बदबू से जीना हराम हो रहा है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। निर्धारित स्थानों पर निपटान किया जाएगा। अब मान लो कोई स्थान निर्धारित नहीं है तो क्या हो, तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, नगर पालिका सीमा या आबादी से 2 किलोमीटर की दूरी पर निपटान करेगा उसका। यानी कि यदि मान लो कि नगर पालिका में कोई निर्धारित स्थान नहीं है तो आबादी से या फिर नगर पालिका की सीमा से 2 किलोमीटर की दूरी पर उस शव का क्या किया जाएगा, निपटान किया जाएगा। नगर पालिका उत्तरदायी व्यक्ति से शव निपटान के लिए फीस वसूल करेगी। यदि नगर पालिका स्वयं उससे मृत जानवर, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की भैंस है वो मर गई, अब नगर पालिका खुद उसका निपटान कर रही है, उसको दूसरी जगह लेके जा रही है, तो नगर पालिका को जो खर्चा लगा है उसका नगर पालिका उस व्यक्ति से क्या करेगी, वसूल करेगी। और इस धारा के अधीन कोई गलतियां चूक होती है तो जुर्माना 1000 से 2000 रुपए। 1000 से 2000 कैसे, यानी कोई व्यक्ति है उसने मान लो कि उस शव को निर्धारित स्थान पर नहीं डाला, ऐसे किसी जगह डाल दिया, इसका मतलब उसकी क्या हुई है, गलती हुई है, चूक हुई है, तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा, 1000 से 2000 तक। तो ये थी धारा 280। जैसा कि हमने बात की थी कि आज हम 10 धाराओं को कंप्लीट करने वाले हैं और 10 धाराओं को हमने कंप्लीट किया है। बाकी चर्चा करेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।